हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर एस.के. मंगल और श्रीमती शुभ्रा मंगल की जो बुक है प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग या बाल अधिगम प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, उसकी जो 4 यूनिट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसकी 4 वीडियो आएंगी और हर वीडियो में आपको एक यूनिट देखने को मिलेगी। तो ये जो बुक है ये जो जेबीटी करते हैं बच्चे उनके लिए, बीएड करते हैं या जिनके डीएसएसबी के, रीट के, सीटेट के कोई भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनको ये काम में आती है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टू लर्निंग दिया जाएगा कि अधिगम का परिचय होगा कि लर्निंग क्या होती है, उसके संप्रत्यय क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है। सेकंड जो होगा इसका, उसमें किस किस टाइप की लर्निंग होती है, कौन कौन सी लर्निंग हम करते हैं, कॉग्निटिव क्या होता है, ज्ञानात्मक क्या होता है, साइकोमोटर, हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की हमारे 3 पार्ट हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ लर्निंग है। फिर सेकंड यूनिट देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में मोड्स ऑफ लर्निंग आ जाता है कि कौन कौन से जो लर्निंग के प्रारूप होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज मिलेगी कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी है जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। और जो हमारी थर्ड यूनिट है इसके अंदर आएगा कि आपकी मेमोरी क्या होती है, स्मृति किसे कहते हैं, और जो आपने सीखा है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है नई चीज़ सीखने में। और जो हमारा और इसमें हम फॉरगेटिंग भी आएगी, हमारी मेमोरी आएगी, फॉरगेटिंग आएगी कि हम भूल क्यों जाते हैं, विस्मृति क्यों हो जाती है, क्या क्या चीज़ें हस्तक्षेप करती हैं, इंटरफेरेंस होती है। और इसमें हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग जो होती है वो कैसे हमारा रिलेशन बनाती है, हमारे मेमोरी को बढ़ाने में या फॉरगेटिंग में उसका क्या रिलेशन होता है। और जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 4, उसमें हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी यूनिट्स कि क्रिएटिविटी हम बच्चों में कैसे उसका डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि आप बीइंग अ टीचर, आप या तो आप टीचर हो या आप टीचिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आज हम अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। आपको दोनों वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी के याद होने चाहिए। तो इसमें हमारा जो 3 पार्ट है इसके, लर्निंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, यानी कि कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यय और नेचर मतलब प्रकृति। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं, और अधिगम के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल न्यू है और उसे इतना ज्ञान नहीं है। तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि हम किस चीज़ को लर्निंग कहेंगे। तो पहले के ज़माने में ये होता था जब टीचर बोलता था कि जो बच्चा है वो एक कोरी स्लेट है कि उसको कुछ नहीं आता, जैसा आप सिखाओगे वो वैसा सीख जाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि कोई भी बच्चा एक कोरी स्लेट, एक प्लेन स्लेट उसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल के पास उसकी कोई ना कोई प्रीवियस जो थिंकिंग होती है, प्रीवियस लर्निंग होती है, उसने कुछ सीखा होता है। क्योंकि सिर्फ स्कूल में आके पढ़ना, कुछ शब्दों को पढ़ लेना, कुछ डेफिनेशन याद कर लेना ही लर्निंग नहीं होती। लर्निंग जो होती है वो उसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। पहले हम सिर्फ नैरो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते थे जिसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन की बात की जाती थी कि बच्चे को टेबल याद है, ये वो इंटेलिजेंट है, उसकी लर्निंग हो गई है, वो क्या कहते हैं वर्ड्स लिख पा रहा है, रीडिंग कर पा रहा है। तो हमारा जो लर्निंग का क्राइटेरिया था और लर्निंग मापने के जो हमारे टूल्स थे वो सब संकुचित थे। लेकिन अब क्या है, हम हर चीज़ को देखते हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। इवन अगर आप 1 साल का बच्चा देखो, 6 महीने का देखो, तो उनकी एक प्रीवियस क्या है नॉलेज होती है, उनको पूर्व ज्ञान होता है सबको। और वो अपने घर में रहते हैं, घर में भी लोगों से सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं। तो स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करने से पहले
उन्हें बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन जो टीचर को पढ़ाना होता है वो उनको उनके परिवेश, उनकी जो घर है, जो उनका वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग ढाल के पढ़ाना होता है। तो अभी मान लो आपको एक मेथड आपने सीखा, एक मेथोडोलॉजी आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाना है, लेकिन आप ऐसे स्कूल में पढ़ाने जाते हो जहाँ के बच्चे जो हैं वो जो आप एग्ज़ाम्पल सीख के आए हो देने के लिए कि मैं जो बच्चों को ये एग्ज़ाम्पल दूंगी, लेकिन आप जिस स्कूल में गए वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो एग्ज़ाम्पल बच्चे नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा बच्चों को ऐसे एग्ज़ाम्पल देने, उदाहरण देने हैं जो बच्चे जहाँ के हैं। मान लो आपकी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लग जाती है, अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपने दिल्ली के अकॉर्डिंग अपने क्या है एग्ज़ाम्पल सोच लिए कि यहाँ के बच्चों को ये वाले उदाहरण अगर मैं दूंगी तो उन्हें समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र हो गया, साउथ इंडिया में हो गया, तो वहाँ के एग्ज़ाम्पल, वहाँ के बच्चे हर अलग होते हैं। या अभी मान लो आप दिल्ली में ही अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में भी आप देखोगे कि आप हायर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, पब्लिक स्कूल में हो, या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, किसी स्लम एरिया के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या है बच्चों के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम्पल चेंज करने पड़ते हैं, अपने मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होता कि हमें पढ़ा के जाना है। मेन उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को सिखाना है, हमें उनकी लर्निंग करानी है, उन्हें समझ में आना चाहिए, वो सीखना चाहिए, उनको उनके जो व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है जो आप सिखाओगे वो सीख जाएं, और जो आप सिखाना चाहते हो वो समझ जाएं और उसे अपने व्यवहार में लेके आए। मान लो कि आपने उन्हें सिखाया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कि किस किस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम किस किस को कहते हैं, तो आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उनके क्या कहते हैं सोसाइटी से जोड़ा जहाँ वो रह रहे हैं, शुरुआत आपने वहाँ से करी, और फिर आप आगे लेके गए कि रिक्शा होता है वो भी ट्रांसपोर्ट का साधन होता है, साइकिल होती है वो भी होती है, आप बस देखते हो वो भी होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन आपको पढ़ाने के बाद देखना है कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कि अब बच्चे अपने आप पहचान पा रहे हैं, देखो मैडम वो भी क्या है, वो भी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो भी ये देखो साइकिल जा रही है, ये भी है, ये बस है, ये ट्रक है, तो वो बता पा रहा है, अपने व्यवहार में उसका परिवर्तन हो पा रहा है। तभी हम कहेंगे कि जो अधिगम है उसमें सफलता हमें मिली है। तो ये जो लर्निंग में आप पढ़ोगे कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उसको ह्यूमन से जो है रिलेट करके देखा कि कैसे हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उन्हें क्या चीज़ पसंद होती है, क्या नहीं होती है, हर चीज़ जो है हम उनसे लिंक करके करेंगे। तो आपका जो मेन फोकस जो होता है पढ़ाने का वो सिर्फ अधिगम क्या कहते हैं बच्चे होने चाहिए। पहले के ज़माने में ये होता था कि उन विषय वस्तु जो होती थी कि हमें ये कोर्स पूरा कराना है, चाहे बच्चों को समझ आए या ना आए, टीचर का मोटिव वही होता था सिलेबस। लेकिन अब हमारा टीचर का मोटिव होना चाहिए सिर्फ बच्चे, कि हमें बच्चों की पढ़ाओ ऐसे कि बच्चे को समझ में आए, सिर्फ कोर्स पूरा नहीं कराना। तो ये क्या है, सीखना और अधिगम, या सीखना हम बोलेंगे या अधिगम बोलेंगे तो लर्निंग क्या होती है, ये एक सामाजिक, ये बहुत ही सामाजिक और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद ही हम क्या कर देते हैं, सीखना प्रारंभ कर देते हैं। और जन्म के तुरंत बाद क्या, जन्म से पहले भी हम क्या है सीखते हैं, ठीक है। जन्म से पहले भी जो हमें पता होता है कि कैसे, जैसे आपने देखा होगा अगर बेबी का जन्म होता है तो उसे पता होता है कि क्राई कैसे करना, रोना कैसे, तो वो सब भी हम पहले से सीख लेते हैं। तो जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो हम कह सकते हैं कि वॉर्म टू टॉम तक चलती रहती है, माता के गर्भ से और क्या है मरने तक। ये जो हमारी लर्निंग है, अधिगम है, वो चलता रहता है। तो कभी भी आपको बच्चे को ये नहीं बोलना कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, उसे कुछ नहीं आता, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर है, ऐसे हमें नहीं बोलना। तो अभी यही मैं आपको पूरा एक क्या कहते हैं जीस्ट में बताऊंगी इसकी समरी, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब इसमें आ जाता है कि जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस इसके बारे में दे रखी है। तो हम जो कुछ इम्पोर्टेंट है उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गेट्स एंड अदर्स की डेफिनेशन है, उन्होंने बोला अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। कि वही कि लर्निंग क्या है हमारा मॉडिफिकेशन, लर्निंग क्या है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कि लर्निंग हमें सिखानी है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दिया था, और वो कैसे होना चाहिए थ्रू एक्सपीरियंस, कि वो बच्चा खुद कर कर देखे। क्योंकि जब भी आप खुद करके कुछ चीज़ देखते हो, करा होता है, तो आपको वो हमेशा याद रहती है। अगर बच्चे ने खुद देखा होगा कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में उन्होंने खुद देखा कि ये साइकिल है, या आपने कहा भी अपने चारों ओर देख के आओ, या अपने घर से देख के आना, अपनी लिस्ट बनाना। तो जो चीज़ें देखी होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें याद रहती है। तो हमें क्या है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये क्या है गेट्स ने बोला था। तो अब इसमें आ जाता है, तो अगर हम पूरी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनका अगर हम बोलें तो सबका एक ही मानना है कि जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग है, उसमें मेन फोकस में बच्चे को रखना है और उसके व्यवहार में परिवर्तन कराना है, जो कि उसको किससे आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो लर्निंग जो है, अब हम इन सब की समरी अगर हम देखें कि इससे हमने क्या सीखा, तो सारी जो है इसमें बोलते हैं कि लर्निंग एक प्रक्रिया है, कोई परिणाम नहीं है। प्रक्रिया और परिणाम में क्या अंतर है? लर्निंग एक प्रोसेस है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है कि हमेशा ये चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया आज मैंने सारी लर्निंग कर ली और अभी थोड़ी देर बाद मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं कल कुछ नहीं सीखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हो। चाहे वो डायरेक्ट वे में आप लर्निंग करो कि आप बोलोगे अरे मैं तो स्कूल जाता ही नहीं, अब हम बड़े हो गए तो कैसे लर्निंग होगी। चाहे वो डायरेक्ट लर्निंग होगी कि आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, या वो इनडायरेक्ट लर्निंग होगी कि खाली किताबें पढ़ना ही लर्निंग नहीं होती। लर्निंग हर क्षेत्र में होती है, बस उसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आना। अब लर्निंग जो होता है, आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी एक तरह से उनकी लर्निंग होती है, ठीक है, उनके भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो क्या नेगेटिव वे में लर्निंग हुई उनकी, वो जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका उद्देश्य होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, कोई रिजल्ट नहीं होता, कि कोई प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता है कि ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है और इसका रिजल्ट में हमें ये मिला। ये प्रक्रिया है, ये कोई उसका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते रहेंगे। जैसे आपने एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप एडिशन सिखा रहे हो, तो आपने लाइन जैसे 2 और 3 का आपने उसको एडिशन सिखाया, तो पहले आप क्या सिखाते हो कि लाइन वाला मेथड बहुत यूज़ करते हैं कि 2 लाइन्स ड्रॉ करो, 3 लाइन्स ड्रॉ करो, अब इन सब का एडिशन करो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट क्लास में मैंने ये एडिशन सिखा दिया तो बच्चे की लर्निंग पूरी हो गई, क्योंकि अगर आप सेकंड क्लास में जाओगे तो आप उन्हें टू डिजिट्स के सिखाओगे, उनको कैरी फॉरवर्ड वाले सिखाओगे, और जितनी आप हायर क्लासेस में रीच करोगे तो आपका जो है उसका एडिशन में कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहेगा। तो अब ये क्या है, जीवन से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ये वही है, ये कि ये क्या है, लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। आप हमेशा ये क्या है, वॉर्म टू टॉम आपकी चलती रहेगी। लर्निंग का जो उद्देश्य क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। किसके द्वारा? व्यवहार में। जब आप खुद करके देखोगे और आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो लर्निंग है। जैसे मान लो आपने कुछ भी चीज़ सीख के आए हो, ठीक है, आपने कोई लैंग्वेज सीखी और या आप कहीं आप ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जा रहे हो, आपने कुछ, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैंने ये सीखा है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्शन उसका मिल रहा है। तो ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। और लर्निंग हम व्यक्ति को इसलिए भी सिखाते हैं
हर चीज़ की कुछ ना कुछ बातों की, जिससे कि वो समायोजन और अनुकूलन कर सके कि उसको वो लोग, क्योंकि एट लास्ट जो व्यक्ति है उसे कहाँ रहना है, उसे सोसाइटी में रहना है। तो वो ऐसी तो हमें लर्निंग ऐसी करानी है कि जो समायोजन बना सके, सोसाइटी के अनुकूल काम कर सके, ऐसे काम ना करे, ऐसी चीज़ें ना करे जो सिर्फ वो अपना फ़ायदा सोचे। अब जैसे टेररिस्ट होते हैं, लर्निंग उनकी भी हो रही है, लेकिन वो क्या नेगेटिव लर्निंग है। उससे क्या है, सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है, उसको नुकसान हो रहा है। तो हमें लर्निंग ऐसी करानी है, ऐसी लर्निंग सिखानी है कि वो एडजस्टमेंट करना सीखे अपनी चीज़ों में, सोसाइटी में। अब जो लर्निंग का जो है प्रयोजनपूर्ण और एवं उद्देश्य युक्त होता है, कि जो सीखना है उसका एक उद्देश्य होता है। कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप इनडायरेक्ट वे में सीख जाते हो, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली सोचा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। लेकिन जो अगर हम स्कूल के हिसाब से लेके चले तो उसमें कई बार टीचर का मेन फोकस होता है कि आज मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं ये एडिशन करना सीख जाएंगे। तो ये मैं दो उद्देश्य बना के लेके गई हूँ, और उस उद्देश्य के अनुसार मैंने अपना लेसन प्लानिंग करी है, ठीक है। मैंने अपना लेसन प्लानिंग करी, सारी एक्टिविटीज़ बनाई, क्या उद्देश्य लेके, कि आज बच्चे जो है एडिशन सीख जाएंगे, ठीक है, उन्हें एडिशन सिखाना है। तो ये क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण होती है जिसमें हम पूरी तैयारी करके चलते हैं। अब जो सीखने के व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के सभी क्षेत्रों के जो व्यवहार है ना, उसमें हम हर क्षेत्र में बच्चे की लर्निंग करते हैं। उसको ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब नॉलेज देना, किसी को नॉलेज भी दी जाती है, एक्टिविटी भी कराई जाती है। क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं, भावात्मक उद्देश्य होते हैं कि उनके जो इमोशंस होते हैं उसके अंदर क्या है वो लेके आना चेंजेस। जैसे मान लो कि आपको ज्ञान है कि ये क्या है, जैसे हम छोटे बच्चे अगर हम लेके चले कि आपने बताया ज्ञान है कि ये हमारी फैमिली है, ठीक है, ये हमारी फैमिली में 4 लोग हैं या 8 लोग हैं, जॉइंट फैमिली आपने बना दी, ये हमारी फैमिली है। तो क्या है, ज्ञान हो गया, आप उनको सिखाते हो, ये मम्मी है, पापा है, दादा दादी, ये सब आपने सिखाया। अब क्या क्रियात्मक में क्या कर रहे हैं, वो उनके साथ खेल रहे हैं, ये क्रियात्मक उद्देश्य हो गया, उनकी मदद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और इमोशंस में क्या देखोगे, आप छोटे बच्चे भी देखोगे, इमोशंस में देखोगे कि अगर उनके जो फैमिली में किसी के कुछ हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं, वो उन इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं तो वो रोने लगते हैं। चाहे आप 2 साल का 3 साल का बच्चा देख लो, अगर आप 2 साल के बच्चे को देख रहे हो और आप देख रहे हो कि आप उसकी मम्मी को डांट के बोलते हो तो वो खुद रोने लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान क्या है कि ये मेरी मदर है, ये मेरी माँ है। और क्रियात्मक उसकी एक्टिविटी करते हैं, क्रियात्मक हमेशा अपनी मम्मी के साथ, ठीक है, खेलना हो या जो भी अदर काम हो। और भावात्मक क्या है, उसका रिलेशन, उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं कि उसे पता है कि अभी मेरी जो मदर है वो दुख में है या मेरे भाई बहन दुख में है, तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे उसके हाथ में यही होता है। या आपने देखा होगा कि वो जाके मारने लगते हैं। तो ये क्या, उनके भावात्मक उद्देश्य। तो लर्निंग जो है ब्रॉडर अगर हम लेके चले तो छोटा एग्जाम्पल है, तो यही क्या है, परिवर्तन उनके हर क्षेत्र में लाए जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रह रहे हो तो यहीं पे आपको लर्निंग मिलेगी। यही सारी चीज़ें हर देश में कॉमन होती है, हर सोसाइटी में कॉमन होती है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस है, ये हमेशा चलती रहेगी। इसका किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी से कोई भी रिलेशन नहीं होता। अब इसमें है कि लर्निंग के सीखने के अंतर्गत हम उन व्यवहारजन्य परिवर्तनों को शामिल नहीं कर सकते जो मैच्योरेशन, थकान, बीमारी, नशीले पदार्थों से होते हैं। कि अभी आप कहोगे कि कि जो लर्निंग है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि मैच्योरेशन से लर्निंग का रिलेशन नहीं है कि मैं अब मैच्योर्ड हो गई, मेरी मसल्स मैच्योर्ड हो गई कि मुझे चलने के लिए, तो ये लर्निंग नहीं है।
कि मुझे थकान हो रही है या मैंने ड्रग्स ले लिया और मैं नशे में घूम रही हूँ, तो ये लर्निंग नहीं होती। कि मैंने कहते हैं मैं स्मोकिंग करती हूँ, मुझे उसकी हैबिट लग गई है, तो ये सब लर्निंग नहीं होती। कि बीमारी की वजह से मैं बेड से उठ नहीं पा रही, तो ये कोई लर्निंग नहीं है। लर्निंग क्या होती है, इन दोनों में अंतर होता है। लर्निंग में मैचुरेशन, थकान, फैटीग, इन सब में अंतर होता है। जैसे कि मान लो एक क्या है, एक पैरट है, एक तोता है। अब वो तोता है, उसको पता है, वो उसकी मसल्स उसका साथ दे रही हैं, ठीक है। भगवान ने हम सबको ऐसे ही बनाया कि इस पीरियड में उसे क्या है, उड़ना स्टार्ट करना है। तो वो हर तोता मैचुरेशन में, हर तोते को वही पीरियड उसका मिला है कि इतने महीने में वो उड़ना स्टार्ट करेगा, उसकी मसल्स साथ देंगी इतने महीने में। तो ये क्या है, हमारी मैचुरेशन है, ठीक है। और लर्निंग क्या होगी, लर्निंग होगी कि सारे तोते उड़ते हैं, यानी इसमें कोई नई बात नहीं हुई। लेकिन लर्निंग क्या है, अगर आप एक तोता आपने देखा और उसको आप क्या है, बोलना सिखा रहे हो, वो तोता क्या बोल रहा है, राम राम बोल रहा है, ठीक है, कुछ भी बोल के दिखा रहा है, तो वो क्या, वो उसको हम लर्निंग कहेंगे। कि लर्निंग वो है कि जो दूसरों से थोड़ी अलग हो, ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं। जैसे कि अभी चलते सभी हैं, ठीक है। अब वॉक करना हर कोई जो है वॉक करता है, क्योंकि 2 साल तक 3 साल तक के बच्चे, सब बच्चे चलते हैं। लेकिन लर्निंग क्या है, अब आपने देखा कि उसमें से जो कुछ बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, उसी टाइम पे वो साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल चलाना क्या है, एक लर्निंग है, क्योंकि उसके अंदर आपने उसको सिखाया कि कैसे साइकिल चलानी है। तो इसमें अंतर होता है। जैसे लिखना, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, रीडिंग करना, या आप डांस सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो क्या लर्निंग है, हर किसी को नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे ये चीज़ आती है, तो कोई अमेरिका में है, कोई पाकिस्तान में, कोई भी अदर स्टेट में, कंट्री में, तो उसको भी ये चीज़ आएगी। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि कि 2 साल का बच्चा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो अमेरिका का 2 साल का बच्चा भी ऐसी ही हरकतें करेगा, पाकिस्तान का बच्चा भी सेम हरकतें करेगा, ठीक है। तो मैचुरेशन में और लर्निंग में क्या है, अंतर होता है। जो है फैटीग, थकान, और इन सब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। अब है तो हम कह सकते हैं सीखने संबंधी अंतिम विशेषता हमें किसी विशेष बात की ओर आकृष्ट करती है, या हम इसमें जाने तो व्यवहार से होने वाले कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जिन्हें सीखना नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में वे परिवर्तन अनुभव और प्रशिक्षण के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारकों और प्रभावों के कारण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये वाले जो आपने ये देखा, जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ और ड्रग्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि इनको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। या आप मान लो जैसे कि आपके घर के पास है ना, शादी है, किसी की शादी है या कोई भी फंक्शन है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है, तो और आपका एग्ज़ाम है, तो अब क्या है, आपको स्टार्टिंग में क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, आप डिस्टर्ब हो रहे हो उस आवाज़ से। लेकिन बाद में आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अब भी म्यूज़िक उतना ही लाउड है, लेकिन अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको लर्निंग नहीं कहोगे, ये कोई लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाता है इसके अंदर कि परिवर्तन अब ये आगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग की प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया क्या है। तो सीखना एक तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया होती है हमेशा। तो अब इसमें जो लर्निंग है, सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। ये एक विस्तृत है और व्यापक है मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब ये मेंटल प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों स्टेप से गुजर रहा है। और ये क्या है, विभिन्न स्टेप से गुजरती है, यानी क्या है, जो लर्निंग है विस्तृत मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, व्यापक है, ठीक है, और इसके अंदर ये मेंटली चीज़ों से रिलेटेड होती है। अब आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ सिखा नहीं सकते जब तक वो इंसान खुद सीखना ना चाहे। अभी आप किसी को बोल रहे हो कि भाई सीख ले, वैसे हम
अगर कोई सीखता भी है ना तो यानी उसने उस पर अटेंशन दी होती है, जब भी वो सीखता है। कि अगर मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता, आपने कभी बना के नहीं देखा, लेकिन आप जब भी आपकी मदर बनाती है, कोई भी बनाता है, आप उनको ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें भी आपको लर्निंग हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि आपने क्या किया, अपनी मानसिक प्रक्रिया है, आपने अपना ध्यान उस ओर आकर्षित किया, क्योंकि वो चीज़ आप करना चाह रहे हो, चाहे अभी आपने करके नहीं देखी, लेकिन लर्निंग आपकी हो रही है क्योंकि आपने अपना अटेंशन वहाँ दिया है। ऐसे ही आप कोई चीज़ें सीखते हो, मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो, अब मेट्रो में लड़कियाँ मेकअप करती हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप उसे देख रहे हो। चाहो तो आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देखना चाहते हो कि वो कितनी अच्छी तरीके से मेकअप कर रही है मेट्रो में भी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया, मैं चाहती हूँ वहाँ पे ध्यान जाए, इसलिए मेरा ध्यान वहाँ पे जा रहा है। तो अब ये क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है एक मोटिव और ड्राइव। एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है, और एक ड्राइव होना चाहिए। एन अट्रैक्टिव गोल, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो आकर्षित होना चाहिए। एंड अ ब्लॉक टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल, और कोई बाधा जो है होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। तभी ये सारी चीज़ें असेंशियल है लर्निंग के लिए। अब ये मान लो कुछ बच्चे, जो इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का मीनिंग है कि लर्निंग आपकी जब भी हो पाएगी कि आप वो चीज़ करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ आप जब कर पाओगे जब आप एक बाधा को दूर करोगे, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। मान लो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और यहाँ तो क्या है, आपका ड्राइव क्या है, पानी पीना क्या है, अभी फ़िलहाल गर्मियों का बहुत टाइम है, आपका क्या है, पानी पीना आपका ड्राइव है। और आपको रोड के उस पार थोड़ी दूर जाके क्या है, पानी का दिख रहा है कि वहाँ पे डिस्पेंसर लगे हुए हैं पानी के, वो आपको दिख रहे हैं, या पानी वाला कोई है। तो अब क्या है, आपका उद्देश्य लर्निंग जब हो पाएगी जब आप मेहनत करोगे, उस रोड क्रॉस करके जाओगे और जब पानी पी के आओगे, तब आपको हम कहेंगे, तब आपकी लक्ष्य की पूर्ति होगी। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें नौकरी लगना है। तो अब क्या है, नौकरी सारे लगना चाहते हैं, सबको चाहिए कि पैसे आए, लेकिन अब क्या है, बाधा क्या है, आपकी बाधा है आपका एग्ज़ाम, कि जो एग्ज़ाम पास करेगा उसकी नौकरी लगेगी। तो इसमें ये आ जाता है कि जब बाधा आपकी पार होगी तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। तो इसमें ये तीनों चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। और साथ में जो लक्ष्य जो है ना आपका, वो आकर्षक होना चाहिए, ऐसा नहीं यूं ही। अब आप मान लो आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको दिख रहा है कि मेरी क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, चाहे किसी भी स्टेट के वो एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन्हें दिख रहा है कि मुझे नौकरी लग के मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। तो लक्ष्य क्या है, वो आकर्षित है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। लेकिन अगर मुझे ही पता चले कि रात दिन पढ़ के और नौकरी लग के मुझे 3,000 रुपये मिलेंगे, तो मेहनत करना चाहोगे आप बिल्कुल नहीं चाहोगे मेहनत करना। तो लक्ष्य जो है वो हमारा आकर्षित होना चाहिए, तभी आप क्या है, लर्निंग करोगे। तो अब इसमें है, आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, ठीक है। अब ये है कि आवश्यकता आपको पड़ रही है, मान लो आपके घर में कुछ हो जाता है, ठीक है, और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे और वो क्या, बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, वो उनके सर पे बाधा पड़ी और क्या है, उनके सामने लक्ष्य भी है कि मुझे अपने घर वालों को इन हालातों से निकालना है। तो वो क्या हो रहा है, लर्निंग उनकी हो पा रही है, उन्हें पता है ये बाधा दूर होगी तभी मेरा लक्ष्य पूरा होगा। तो इस वजह से वो क्या है, लर्निंग सीख रहा है। तो इसमें जो मोटिव होते हैं और जो मूलभूत आवश्यकता है, अपनी संतुष्टि चाहती है, जो संतुष्टि के लिए, जैसे मोटिव हमारे बेसिक नीड्स क्या होती है। अभी आप कोई देखो, कोई सड़क पे घूम रहा है, उसकी बेसिक नीड क्या है, ठीक है, कोई बैगर है तो उसकी है कि मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, फिर उसे लगेगा कि मेरे को शेल्टर मिल जाए, कोई घर मिल जाए। तो मोटिव क्या होते हैं, हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसकी संतुष्टि करना ही हमारी क्या है, उससे हमारी लर्निंग होगी। तो अब इसके अंदर है, जो इसके जो ना स्टेप्स जो होते हैं इसके अंदर, इसमें हमारे जो है
इसमें रुकावट जो आती है, जैसे रुकावट है, कठिनाई है, बाधा है, वो सामने जब आती है तो हम उसको जब पार कर लेते हैं तो वही लर्निंग है। तो मेन यह आ गया, क्या है आपका मोटिव। देखो मैं 1 मिनट, तो आप इसके अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं मोटिव, एक साइकिल है एक तरह से, ये मोटिव या ड्राइव है हमारा। फिर मोटिव और ड्राइव अब किस से रिलेटेड आएगा यहाँ पे एक हमारा उद्देश्य है, गोल है। गोल के बाद क्या मिल रहा है मुझे, एक हर्डल है, ठीक है, हर्डल। ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ये एक साइकिल है, चलती रहेगी और हमारी लर्निंग होती रहेगी। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के पश्चात जितने भी सोपान आते हैं वे सभी वास्तविक रूप में सीखने वाले के द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है उससे संबंधित होते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण सोपान सीखने की लर्निंग सिचुएशंस को लेकर हैं। अब एक नॉर्मल वे में हम पढ़ें तो इसमें यही है कि जो लर्निंग है उसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं, जो सिचुएशंस आती है, उन सिचुएशंस को फॉलो करना, ठीक है, उनका सामना करना, और जो बाद में आप सीखते हो वही लर्निंग है। सिर्फ हम क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं। अब इसमें आ जाता है कि आउटकम, सीखने के क्या क्या हमारे परिणाम निकलते हैं, आउटकम क्या होते हैं लर्निंग के। लर्निंग जो है हमारी लर्निंग के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। तो ये है ही हमारा कि क्या होगा कि हम अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं। अपेक्षित मतलब डिज़ायरेबल चेंज हम ला सकते हैं किसी भी इंसान में, व्यक्ति में, किसी बच्चे में। आपके क्लास में कोई बच्चा है, आप एक स्कूल मिला है आपको, और वहाँ पे बच्चे बहुत गंदे बन के आते हैं, उनकी यूनिफॉर्म गंदी है, वो बाल नहीं कॉम्ब करते, तो आप क्या है आप अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो, उनकी आदतें सुधार सकते हो। और जब वो आदत सुधर जाएगी तो क्या है वो बाधा आपकी दूर हो गई और उन्होंने भी सीख लिया, उद्देश्य आपका पूरा हो गया। तो ये क्या है हमारे परिवर्तन आ गया अपेक्षित। लर्निंग जो है हमारी मदद करती है टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने सेट किया आज मैं ये कराऊंगी, ठीक है, उद्देश्य बनाया, लेसन प्लानिंग बनाई, और आप क्लास में देखते हो कि कितना अचीव किया आपने। तो वही क्या है लर्निंग के उद्देश्य को पूरा करने में, टीचिंग लर्निंग में। लर्निंग जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि, उचित वृद्धि और विकास में सहायता करती है, क्योंकि लर्निंग से ही हमें पता चलता है कि हमारे जो क्या कहते हैं बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं वो किसी क्षेत्र में पीछे तो नहीं हो गया। कि बच्चे का आप देखोगे कि आपकी क्लास का बच्चा है, ठीक है, कि उसका शारीरिक जो जितने इस उम्र के बच्चों का जितना विकास होना चाहिए, क्या उसका शारीरिक विकास सही हो रहा है। मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो पीछे बैठा है, ठीक है, और वो बार बार उठ के देखता है, आप कुछ लिखते हो या आगे आ रहा है और देख रहा है चीज़ों को, जो भी आप बोर्ड पर लिख रहे हो, तो आपको बीइंग अ टीचर समझ जाना चाहिए कि बच्चे की आंखों में कोई दिक्कत है, उसे पीछे से नहीं दिख पा रहा हो, बार बार आगे आके देखता है। तो आपको क्या करना है, आपके स्कूल में जो डॉक्टर होंगे आपको उनसे उसका चेकअप कराना है, और जब तक उसके स्पेक्स नहीं लग जाते आपको बच्चे को आगे बिठाना है। तो ये क्या है, ये भी आपको विकास पे ध्यान रखना है कि कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है। तो ये भी आपको क्या कहते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान जब आप रखोगे तभी बच्चे का क्या है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसमें वृद्धि और विकास में भी सहायता कौन पहुंचाएगा, लर्निंग पहुंचाएगी। और आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको उसके बारे में ज्ञान है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो बच्चे का कि कोई बच्चा चुपचाप बैठा है यानी उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो और बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसकी उस चीज़ को फुलफिल करना है। अगर वो इमोशनली कमज़ोर है तो आपको वो चीज़ बच्चे की ठीक करनी है। अगर वो नैतिकता में ठीक नहीं है, वो गाली देता है, वो मारता है, तो आपको उसको नैतिक मोरल वैल्यूज़ उसको सिखानी है। सौंदर्यात्मक उसका क्या है और भाषा संबंधित व्यवहार करना है कि भाषा उसकी क्या है बेकार है, ठीक है, वो जिस एरिया से आता है, सोसाइटी से आता है, वहाँ पे अच्छी तरीके से जो लैंग्वेज बोली जाती है वो वही बोलेगा, लेकिन आपको
उसको लैंग्वेज सिखानी है, उसको क्या कहते हैं सौंदर्यात्मक, कि वो चीज़ों की कद्र करे, ठीक है। ऐसा नहीं है सौंदर्यात्मक चीज़ें कैसे सिखानी है कि कोई भी चीज़ों को बिगाड़े ना। मान लो आपकी क्लास की वॉल है, ऐसा ना हो कि वो पेंसिल से पूरी दीवार गंदी कर दे। तो यानी कि आपको उसको सौंदर्यात्मकता के बारे में दिखाना है कि चीज़ों को साफ करते हैं, उसको ख़राब नहीं करते हैं। तो ये सारे व्यवहार हम बच्चे को जब सीख जाएगा बच्चा, तो क्या होगा, उसमें उसकी वृद्धि भी होगी, उसका विकास भी होगा। अब बच्चे का क्या है, हमें ये क्या सर्वांगीण विकास में सहायता देती है। वही आ गया दोबारा से कि बैलेंस डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी कि कैसे हमें बैलेंस बनाना है, वही चीज़ें ये बार बार बोलेंगे। अब क्या है, इसमें समायोजन में प्रॉपर एडजस्टमेंट में हेल्पफुल है। प्रॉपर एडजस्टमेंट मतलब सोशलाइजेशन करना उसका, कि हमारे जो गोल्स होते हैं लाइफ के या लक्ष्यों की, जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है इससे। अब ये आ जाता है हमारा इसी के अंदर यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या प्रकार होते हैं या अधिगम के प्रकार। जो अधिगम के हमारे 3 प्रकार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। हम ये बोल सकते हैं कि एक थे ब्लूम, क्या थे, ब्लूम, BLOOM। ब्लूम की टैक्सोनॉमी हम इसको बोलते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो इसमें बोल देते हैं कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है बताओ उसके अंदर। तो जो ब्लूम थे उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया कि जो बच्चे के व्यवहार में, या हम कह सकते हैं 3 डोमेन कौन से हैं लर्निंग के। चाहे डोमेन बोले, टैक्सोनॉमी बोले, सब एक ही बात है। तो इसमें आ जाते हैं 3 चीज़ें। ये जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये क्या है हमारा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आ गया, यानी कि नॉलेज यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य, नॉलेज आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव किससे रिलेटेड है, हमारा इमोशन से रिलेटेड है। और एक आ गया हमारा साइकोमोटर, साइकोमोटर। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं। साइकोमोटर का दूसरा नाम होता है कोनेटिव, CONATIVE, कोनेटिव डोमेन, यानी कि क्रियात्मक उद्देश्य। तो उन्होंने बोला कि जो परिवर्तन जो होता है, डोमेन बोलो कुछ भी बोलो, 3 क्षेत्र में बच्चों का हमें क्या है क्या करना है, व्यवहार में उनके परिवर्तन लाना होता है। तो जो नॉलेज वाला पार्ट होता है, ज्ञानात्मक वाला पार्ट होता है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। ये पेपर में आ जाता है कि आपके माइंड से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, नॉलेज वाला, क्योंकि इसी में आप सब चीज़ों का ज्ञान दे रहे हो। आप इसी में बता रहे हो कि जो इंडिया में कितने राज्य हैं, कितनी राजधानी है, कितने देश हैं, हमारे देशों की करेंसी क्या है, या कोई भी ज्ञान आप कैसा भी दे रहे हो, वो सारा क्या है हमारा, वो ज्ञानात्मक व्यवहार, यानी कि हमारा कोग्निटिव पार्ट है वो हमारा, ठीक है। कोग्निटिव यानी जो मेंटल से रिलेटेड है, कोग्निटिव बोलो, ज्ञानात्मक बोलो, नॉलेज बोलो, वो सारे हमारे दिमाग से रिलेटेड है। कि आप खाना बनाना सिखा रहे हो, ठीक है, तो दिमाग में वो रेसिपी है, दिमाग आपको बता रहा है क्या करना है। तो सारी जो हमारे ऊपर वाला हेड वाला जो चीज़ होती है, वो हमारी ज्ञानात्मक उद्देश्य में, ज्ञानात्मक व्यवहार में बच्चे के, व्यक्ति के परिवर्तन लाना होता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की, इसको मोबाइल कहते हैं, ये कंप्यूटर है, ये सब कौन याद रख रहा है, वो आपका हेड याद रखवा रहा है। कोई कितना क्या कहते हैं IQ कैसा है, कैसा नहीं है, कितनी चीज़ें आपको लर्न है, कि करेंसी क्या है, ठीक है, न्यूज़ में क्या हो रहा है, हर चीज़ जो आपका हेड वाला पार्ट होता है वो आपका इसमें आएगा। अब इसमें जो दूसरा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइकोमोटर, या जिसको हम मनोगामिक या क्रियात्मक व्यवहार भी कहते हैं, या हम इसको साइकोमोटर इंग्लिश में आपको याद रखना है ज़्यादा, और कोनेटिव या क्रियात्मक, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन होता है हमारे किससे रिलेटेड होता है, ये हमारी मसल्स से रिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं कि आपकी मसल्स से रिलेटेड कौन सा होता है,
वो हमारा साइकोमोटर होता है, क्योंकि जो आप अपनी बॉडी का यूज़ करवा रहे हो, आपकी बॉडी आपका यूज़ साथ दे रही है, आपके हाथों से आप काम करा रहे हो, ठीक है। दिमाग आपको बता रहा है कि सब्जी काटो, लेकिन काट कौन रहे हैं, आपके हाथ काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, आपकी बॉडी, आप पैरों से चल के जा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका क्रियात्मक वाला पक्ष होता है। क्रियात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारा साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा होता है। अब तीसरा आ जाता है आपका व्यवहार, यानी कि अफेक्टिव डोमेन, जो आपके व्यवहार, ठीक है, व्यवहार या हम फीलिंग कह देंगे, जो आपके फीलिंग से रिलेटेड पार्ट है वो होता है हमारा अफेक्टिव बिहेवियर या अफेक्टिव डोमेन बिहेवियर का। तो अब जो है इसमें कि बच्चा जो है उसके कि वो कैसे लोगों के दुखों को समझ पा रहा है, उनकी मदद कर पा रहा है, ठीक है, वो कितना कोऑपरेटिव है, कितना सोशलाइज्ड है, कितना हेल्पफुल है। तो हर चीज़ें जो आएगी वो इसमें आएगी, अफेक्टिव डोमेन में आएगी, ठीक है। कि आप एक ग्रुप में काम करते हो, ठीक है, आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है तो आप कितनी उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें इसमें आएगी। तो अब इसमें हम बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों व्यवहार में से कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव में से कौन सा डोमेन अगर खराब हो गया तो इंसान का जो है कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक है। देखो, अगर मान लो कोई पढ़ने में जो है कमज़ोर है, मतलब उसको चीज़ें याद नहीं रह पाती, लेकिन तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसाइक्लोपीडिया उसको सब कुछ याद रखना है। तो अगर वो कॉग्निटिव में कमज़ोर है, उसे टेबल याद नहीं है, जो भी है, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई जो व्यक्ति है वो साइकोमोटर में अच्छा नहीं है, साइकोमोटर मतलब कि वो जल्दी से वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है, डांस नहीं आता उसे, चल जाएगा, डांस नहीं आता तो ठीक है, पेंटिंग नहीं आती, सब चल जाएगा। लेकिन अगर उसका अफेक्टिव डोमेन खराब है, यानी अफेक्टिव बिहेवियर अगर उसका खराब है, तो वो क्या है, उसकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। ना सिर्फ उसके लिए बल्कि जो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने जो उसके आसपास के लोग हैं उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कहेंगे कि बच्चे का कभी भी अफेक्टिव डोमेन आपको ख़राब नहीं होने देना, उसके अंदर दूसरों की फीलिंग्स को समझने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, वो व्यवहार उसके अंदर होना चाहिए। आपको छोटे से ही बच्चे को सिखाना है कि अगर आपका दोस्त परेशान है तो आप उसकी मदद करो, अगर उसके पास उसके घर में दिक्कत है, अगर उसके पास पेंसिल नहीं है तो आप उसको वो दिलाओ, ठीक है, उस शेयरिंग करना सिखाओ, उसे कोऑपरेशन करना सिखाओ। तो ये क्या है, बच्चे का अफेक्टिव डोमेन कभी ख़राब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो फिर भी सीख लेगा बाद में, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। तब ये इसको हम देख लेते हैं कि जो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल में बता दिया है। अब है अधिगम के वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या है। दूसरा आधार होता है लर्निंग के मेथड, कि लर्निंग के मेथड्स जो होते हैं इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये हमारे जो मेथड्स हैं, जो हमारी यूनिट सेकंड होगी, हम उसमें डिटेल में करेंगे। तो इसमें है अलग अलग थ्योरी होती है इसकी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ओपरेंट कंडीशनिंग है, चेन लर्निंग है, शेपिंग है। ये जितने भी मेथड है, ये आपको, मैं टाइम वेस्ट की बात है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अब इसमें आ जाता है हमारी मेन, आपको यही याद रखना है, एक एक को हमने डिटेल में पढ़ लिया, वही चीज़ लिखी हुई है। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, ज्ञानात्मक, जो बस किससे रिलेटेड हो, आपकी नॉलेज से रिलेटेड है और माइंड से रिलेटेड है। आपको ये दो वर्ड याद रखना है, कुछ भी आ जाए, बस कोई आपका पूर्व ज्ञान है, कोई आपका नवीन ज्ञान है, हर चीज़ जो आपके हेड से रिलेटेड है वो सब क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग में आएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कोई संशोधन करना है, कुछ भी करना है, अपना दिमाग यूज़ करो ना, जो दिमाग से चीज़ें हो रही हैं वो सारी कॉग्निटिव डोमेन में है। अब साइकोमोटर डोमेन क्या है, या कॉग्निटिव डोमेन अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मनोगामिक या क्रियात्मक, जो हमारी किससे रिलेटेड होती है, हमारी मसल्स से रिलेटेड होती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें लिखी नहीं है फिर भी, जो साइकोमोटर डोमेन होती है ना,
जो हम इसमें कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं या कोग्निटिव डोमेन कह लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो भी हम काम करेंगे ना उसमें हमारी मसल्स जो होती है ना वो 2 टाइप्स के काम हमसे कराती है। एक तो होती है हमारी ग्रोस और एक होता है हमारी फाइन, जिसमें हम कोई भी, या हम कह सकते हैं जिसमें हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, कोग्निटिव में आगे हमने कोई भी स्किल सीखी है तो ये 2 चीज़ें करवाएगी, एक तो ग्रोस और एक फाइन। ग्रोस मोटर स्किल जो होगी जिसमें इसमें आपकी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यूज़ होगा। आप जंप कर रहे हो, ठीक है, आपने जंप किया, आप कूद रहे हो, तो ये क्या है, आपका ग्रोस मोटर स्किल है। आप जैसे बारातियों की तरह नाच रहे हो, कुछ नहीं पता, कोई पोस्चर और वो नहीं है, ऐसे ही नाच रहे हो, वो क्या है, ग्रोस मोटर स्किल है। आप ये जितने भी आपके, जिसमें आपके बॉडी के ज़्यादातर पार्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आप डांस कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारे। और फाइन मोटर स्किल आएगी जिसके अंदर आपकी जो मसल्स है ना वो स्पेसिफिक मसल्स आपकी यूज़ हो रही है। कि आप बारातियों वाला डांस कर रहे हो तो ग्रोस मोटर स्किल, लेकिन आप मान लो पूरे एक्सप्रेशन के साथ भरतनाट्यम कर रहे हो जिसमें आप अपनी बॉडी पे, आपने आँखों पे कंट्रोल किया है, इस टाइम पे मुझे आँखें ऐसे करनी है, गर्दन ऐसे हिलानी, ये सब करना है पूरा, तो ये फाइन मोटर स्किल है। जिसमें आप पेंटिंग कर रहे हो, क्या है, आपकी मसल्स जो हैं उंगलियों की यूज़ हो रही है, स्पेसिफिक ध्यान आपका सिर्फ इन्हीं मसल्स पे है, फिंगर्स पे है, तो ये क्या है, फाइन मोटर। आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये क्या आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्या होती है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। तो ये क्या हमारा कोग्निटिव को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोस और फाइन में। वैसे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है हमारा अफेक्टिव लर्निंग। अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर किसी का अफेक्टिव डोमेन खराब है तो यानी उसकी ज़िंदगी खराब है। तो सबसे ज़रूरी हमारा, ज़रूरी तीनों है लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे हम प्रायोरिटी देंगे कि उसका अफेक्टिव लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। भावात्मक पक्ष, उसका फीलिंग वाला पार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसको गुण सारे सिखाने हैं। तो ये हमारा यूनिट चैप्टर खत्म हो जाता है। यूनिट फर्स्ट का हम लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, अधिगम के निर्धारक। अधिगम के निर्धारक मतलब डेटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं। डेटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग जो होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जो हमारे निर्धारित करती हैं कि ये लर्निंग इस चीज़ में इतनी हुई है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो सबसे पहले इसके अंदर अधिगम के निर्धारक होते हैं या कारक होते हैं, वो होते हैं हमारे, 2 चीज़ें हमारी अफेक्ट करती है, एक तो इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैं अंदर से कितना सीखना चाहती हूँ, कि अभी आप मान लो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई तो देख रहा है ज़बरदस्ती और कोई देख रहा है खुश होके कि मुझे पेपर में पास होना है, यहाँ से मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो मैं देख रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर है कि दिखाने के लिए आपने वीडियो चला ली, ध्यान आपका व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने में है, साइड में आप मैसेज कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, अभी कई बच्चों के पेपर है, इंटरनल फैक्टर कह रहा है कि मुझे टीचर बनना है और एक्सटर्नल फैक्टर मुझे मोटिवेट कर रहा है कि सैलरी भी अच्छी है, मान लो 50,000 सैलरी है, वो भी मुझे मोटिवेट। अब इन दोनों को मिला के जो मेरी लर्निंग होगी वो ज़बरदस्त होगी, बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि अंदर से भी मैं टीचर बनना चाह रही हूँ, इंटरनली भी मैं मोटिवेटेड हूँ, और जो बाहर जो मुझे सैलरी दिख रही है वो भी मुझे मोटिवेट कर रही है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या है, दोनों मिला के अगर जिस इंसान में ये दोनों चीज़ें हैं तो वो जो इंसान लर्निंग करेगा वो लर्निंग उसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। मान लो कि आपको कोई बाहर से ज़बरदस्ती, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया पढ़ ले, इतने पैसे लग गया तो ये मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप अंदर से, आपके अंदर फीलिंग नहीं है कि आप वो चीज़ करना चाहते हो या बनना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा कि लाखों लाखों रुपए लगा देते हैं बच्चों के ऊपर कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो बाद में क्या है, वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो उन पे लगा दिए पूरे, ठीक है, लाखों रुपए लगा दिए, रिश्वत भी दे दी, उनका एडमिशन भी करा दिया।
तो अब वो एक्सटर्नली उसे सारी चीज़ें मिल रही है, सारी किताबें मिल रही है, सारे पैसे मिल रहे हैं, असाइनमेंट के पैसे, हॉस्टल के खर्चे, सब मिल रहा है, लेकिन अंदर से वो करना नहीं चाहता। तो वो क्या है, उसके दिमाग पे प्रेशर बनेगा और वो उस बंदे ने सुसाइड कर ली। तो ये क्या है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को हम देखेंगे। लर्निंग जब ही होगी जब अंदर और बाहर दोनों से अंदर से आप करना चाह रहे हो और बाहर मतलब वो चीज़ बहुत आपको अफेक्ट कर रही है, कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव चीज़ है जो आपको अफेक्ट कर रही है कि हाँ मैं ये करके सीखूंगा। चाहे वो चोर भी हो, तो चोर भी क्या है, इसलिए चोरी करता है क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है कि मैं आसानी से, मुझे क्या करने हैं, पैसे कमाने हैं। तो अंदर से वो बहुत खुश है कैसे कमाऊं। बाहर उसे दिख रहा है कि वो देखो आईफोन लेके घूम रहे हैं, तो उसका टारगेट क्या है, आईफोन लेना। और वो अंदर से भी क्या है, खुश है, आईफोन चुरा लिया तो मुझे इतने लाख रुपए का, 1 लाख का बेच दूंगा मैं इसे, या 50,000 का बेच दूंगा। तो अब ये क्या है, तो वो दोनों चीज़ें उसके पास है, तो इसलिए वो चोरी कर रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर लर्निंग में मदद करते हैं। तो उसमें अब इंटरनल में जैसे है कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो भी मैटर करेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें मैटर करेगी इंटरनल में, अगर आपका बॉडी, मान लो किसी को जैसे एसआई बनना है, तो अब लेकिन उसमें क्या है, एक हाइट मैटर करती है कि वो बोल देते हैं कि इतनी हाइट कम से कम होनी चाहिए। अब लेकिन किसी इंसान की उतनी हाइट नहीं, मान लो किसी व्यक्ति की हाइट सिर्फ 5 फीट रह गई और बनना वो एसआई चाहता है, सब इंस्पेक्टर, तो वो बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया ही ये है, कम से कम मेरे को पता नहीं है कितनी होती है, लेकिन कम से कम 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए लड़कों की, 6 या 7 इतनी होनी चाहिए। अब वो उसके ऊपर रोने पे बैठ जाएगा, या मान लो किसी के हाथ नहीं है और वो बोले कि मुझे हाथों से ही पेंटिंग करनी है, लोग पैरों से भी करते लेकिन वो बोले सिर्फ हाथों से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, ये भी कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आपकी अधिगम की मूलभूत योग्यता कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है। कि आपने मान लो क्षमता है सिर्फ आपका एक स्पेसिफिक, कई लोग अपना पूरा क्षमता लगा देते हैं कि मेरे को पूरा अंदर से, मान लो मैं बनना चाहती हूँ बहुत बढ़िया सिंगर, कि लोग मुझे जाने और टॉप पे मैं ट्रेंड करूँ, जो ग्रैमी है वो मुझे ही मिल जाए, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड तो वो मुझे मिल जाए। अब मैं, और आवाज़ मेरी बहुत बेसुरी है लेकिन मैं टॉप की सिंगर बनना चाहती हूँ। अब मैंने सारे पैसे लगा दिए, मैं रियाज कर रही हूँ, मैं महंगे महंगे चीज़ों से सीख रही हूँ, एल्बम लॉन्च कर दी, पब्लिसिटी कर दी, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे क्योंकि आवाज़ बहुत बुरी है मेरी। तो इसमें क्या है, क्षमता भी मैटर करती है। क्या आपके अंदर वो क्षमता है, सिर्फ इसी चीज़ों को करने से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप ये देखो बस मूलभूत योग्यता आपकी कितनी है, क्षमता कितनी है। या मान लो आपने टीचर की पढ़ाई कर रखी है और आप कहो मुझे जज बनना है, तो आप बन पाओगे? नहीं बन पाओगे भैया, आपने पढ़ाई वो नहीं करी है। आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा कौन सी है, आपकी मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, आपके जीवन के उद्देश्य क्या है, आपका मैचुरेशन लेवल कितना है, आप कितने परिपक्व हो, कितने नहीं हो। हर चीज़ जो है इंटरनल जो है हमारे मैटर करती है। रेडीनेस कितनी है कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है, जब आप पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, क्या आप 2 घंटे की क्लास एक साथ झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो, इच्छा शक्ति कितनी है आपकी। आपकी अधिगम विशेष के प्रति कैसी मोटिवेशन, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति आपकी कितनी मोटिवेशन है। मान लो आपने झेल ली 2 घंटे की क्लास, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बैठे तो लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। तो अब ये क्या है, वो भी मैटर करेगा कि आपकी अभिप्रेरणा कितनी है। एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे लर्निंग को मैटर करते हैं कि मान लो कि सीखे जाने वाले कार्य या अनुभव की प्रकृति कैसी है, कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मान लो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज मैडम आपको, आज आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, लेकिन आप कोई एक्टिविटी से उन्हें पढ़ा रहे हो तो वो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। आप कुछ बना के ले गए, ठीक है, अलग अलग पपेट्स ले गए, आप उस पपेट से आप उनको स्टोरी सुना रहे हो, तो उन सबका अटेंशन आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहीं आप बुक लेके खड़े हो रहे हो और बच्चे भी सो रहे हैं, ऐसे करा रहे हो तो नहीं जाएगा। तो वो भी मैटर करता है एक्सटर्नल की आज मैडम क्या कराने वाली है, ठीक है।
तो कार्य और अनुभव की प्रकृति कैसी है, आप कौन से मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, क्या आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ कर रहे हो या टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज़ कर रहे हो। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ करोगे तो बच्चे आप पे ध्यान खुद देंगे, लेकिन आप टीचर का यूज़ कर रहे हो, टीचर सेंटर्ड है, सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हो तो वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, वो उस जो आप पढ़ा रहे हो वो उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ वहाँ बैठे हैं आपके डर की वजह से। तो आपकी मेथड और तकनीकें जो हैं उस पर मैटर करेगा। सिखाने वाले अध्यापक या प्रशिक्षक की क्या योग्यता है, उसका व्यवहार कैसा है बच्चों के साथ, या उसको सिखाने के कैसे तरीके उसको आते हैं। मान लो एक जो है टीचर है, उसने क्या कर रखी है, PhD कर रखी है, ठीक है, और एक टीचर है वो जस्ट उसने क्या है जो टीचिंग प्रैक्टिस का उसने क्या है डिप्लोमा ले रखा है। मान लो आपने सिर्फ डिप्लोमा ले रखा है और एक आपके सामने खड़ा है PhD वाला, और दोनों को बोल दिया कि आपको पढ़ाना है 4th क्लास को। तो अब जो है सोचने वाले ये सोचेंगे कि जिसके पास PhD की डिग्री है वो 4th क्लास के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान का भंडार है, उसके नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टर लग गया। और जो सामने मान लो आपका कंपटीशन करा रहे हैं जैसे, और जो बाकी सोचेंगे अरे डिप्लोमा ही तो कर रखा है, ये क्या 4th को पढ़ा लेगा, JBT का डिप्लोमा ही तो है। लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तो जो डिप्लोमा वाला बच्चा है, जो टीचर है, उसने उस PhD वाले से अच्छा पढ़ाया, क्योंकि PhD वाले के पास सिर्फ क्या था, ज्ञान था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस ज्ञान को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे सामने वाले बच्चों को सिखाना है, उसे वो नहीं आता। और लेकिन जो डिप्लोमा वाला बच्चा है, जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है, उसे पता है कि ये चीज़ मुझे सिर्फ पढ़ानी है, और ये क्या है, ये बच्चे को मुझे कैसे समझानी है, कैसे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसलिए क्या है, ये डिप्लोमा वाला जो बच्चा है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और PhD वाला इतनी सारी डिग्री इकट्ठा करके भी जो सक्सेस उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन उद्देश्य ये है कि सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए कि आप कैसे एग्जाम्पल देके बता रहे हो। लेकिन दोनों को पढ़ाना सही है, मतलब वो वाला टॉपिक आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक ही नहीं आता हो। तो ये आपको मैटर करता है कि पढ़ाने का आपका तरीका क्या है, आपकी क्या है परिस्थितियाँ और वातावरण कैसा है। मान लो कि आपकी क्लासरूम टूटी हुई है, उसकी छत टूटी हुई है, बारिश का पानी आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है, सर्दियों का मौसम है, आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहे हो, पीछे आधे बच्चे गीले हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो पढ़ेंगे? वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका सारा ध्यान उस टाइम पे उनकी बेसिक नीड के ऊपर है। तो या कंजस्टेड क्लास है कि गर्मियों का मौसम है, क्लास में 70 बच्चे हैं, एक बेंच पे आपने 3-3 बच्चे बिठा रखे हैं, क्या वो पढ़ पाएंगे? वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री है, और आप उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपकी बातों पर ध्यान दे। तो परिस्थितियाँ, वातावरण भी मैटर करता है। या बेंच है, मान लो किसी बच्चे की हाइट छोटी है, उसकी हाइट छोटी है और बेंच पे आपने बड़े बेंच पे उसे बिठा दिया, उसके पैर ही नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा। या किसी की हाइट बड़ी है, आप छोटे से बेंच पे उसे बिठा पा रहे हो, उसके पैर ही नहीं जा पा रहे अंदर, तब भी वो नहीं ध्यान देगा। तो पहले कंफर्ट जो है वो मैटर करता है कि परिस्थिति और वातावरण कैसा है। अगर परिस्थिति और वातावरण अनुकूल है तो वो पढ़ने में तत्परता दिखाएगा। आपके परिणाम और प्रयोजन ये भी बहुत मैटर करते हैं कि परिणाम में मुझे क्या मिलेगा। मान लो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, मुझे टीचर बनना है, और परिणाम में मुझे क्या मिलेगा कि परिणाम में मुझे सैलरी मिलेगी जो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो परिणाम मुझे क्या कर रहा है, मुझे बार बार जगा रहा है सोते हुए को कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है। तो ये भी हमारा मैटर करता है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों कारक जो होते हैं, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, दोनों हमें मैटर करते हैं। जो हमें जगाए रखने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर ज़रूरी हैं, और इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल, जिसने दोनों पे ध्यान दिया तो वो जल्दी से किसी चीज़ को अचीव कर लेता है। तो खाली एक्सटर्नल होने से काम नहीं चलेगा, इंटरनल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरनल हमारा
70% है तो एक्सटर्नल आपका 30% है। लेकिन बिना सिर्फ मान लो आपने सिर्फ एक्सटर्नल दिए जा रहे हो और अंदर से वो करना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर है कि अधिगम जो है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत मैटर करते हैं इसमें। अधिगम कराने में, अधिगम की प्रक्रिया में हमारे मैटर करते हैं मैचुरेशन, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि मैचुरेशन कैसा है, अभिप्रेरणा कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए और कितनी उसमें तत्परता है, रेडी कितना है। तो पहले हम मैचुरेशन देख लेते हैं। मैचुरेशन को हम परिपक्वन कहते हैं। व्हाट इज मैचुरेशन? परिपक्वन की परिपक्वता कितनी आ गई है। परिपक्वन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसके लिए बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं है। अब दो वर्ड है, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है हमारा स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपन का मतलब होता है हमारा स्टिमुलस। तो उद्दीपन और एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए उसका उद्दीपन अलग होगा, हर व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी इच्छाएं अलग है, तो उद्दीपन अलग मैटर करेगा। मान लो आपके लिए उद्दीपन है, जिस उद्दीपन मतलब उद्दीपन पे आप कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, कोई भी आप एक प्रतिक्रिया दे रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस पे दे रहे हो? स्टिमुलस पे, उद्दीपन पे। अभी आपको मान लो पनीर की सब्जी अच्छी लगती है आपको, तो आपके सामने उद्दीपन क्या आया? पनीर। आपने क्या कर दी? पनीर देखते ही आपके मुंह से सलाइवा आ गया, लार आ गई, ठीक है, आपका मन किया उसे खाने का। उद्दीपन पनीर देखते ही आपने लार निकाली, यानी उद्दीपन क्या था? पनीर। रिस्पॉन्स क्या किया आपने? लार निकाली। उद्दीपन क्या है? आपको किसी टीचर से बहुत डर लगता है, ठीक है, वो टीचर आपके सामने आ गया, रिस्पॉन्स क्या दिया? देखते ही आप डर के वहां से भाग गए, ठीक है। उद्दीपन क्या है? स्टिमुलस। मान लो आपको क्या है? छिपकली से डर लगता है, उद्दीपन क्या है यहाँ पे? छिपकली है। छिपकली देखते ही आप डर के भाग गए, ठीक है, एकदम में भाग गए, तो ये क्या है? डर के भाग गए। किसको देखते? छिपकली क्या थी? स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या दिया आपने? भाग गए। अब हर इंसान को थोड़ी ना उससे डर लगेगा। उद्दीपन क्या है आपका? मान लो किसी को ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसने एक बार एक एक्सीडेंट देख लिया था, तो अब क्या है? उसको रोड पे जाने से डर लगता है, तो उद्दीपन क्या है? अगली बार आपके सामने एक कार आई ऐसे ही, तो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, डर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है? किसी भी चीज़ पे आप कैसा भी रिएक्शन देना है, ज़रूरी नहीं है डर का हो, अच्छा बुरा कुछ भी दे रहे हो, हर इंसान के लिए वो अलग होगा। तो ये क्या है हमारा? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी उद्दीपन और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। तो जो मैचुरेशन होता है उसके अंदर बाह्य उद्दीपन मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे इंटरनल स्टिमुलस पे बेस्ड होता है। इंटरनल मतलब आंतरिक, कि बाहर से मुझे किसी उद्दीपन की, स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, मेरा इंटरनली मुझे ये कह रहा है कि तुम्हें ये करना है। कि जैसे आपका अंदर से आपको स्टिमुलस है, अंदर से आपका मन है कि मुझे आज क्या करना है? मुझे मैगी बनानी है, अंदर से मन है, ठीक है। बाहर मेरे सामने मैगी रखी है, मेरा फ्रेंड मैगी खा रहा है, उसे देख के नहीं बोल रही कि मुझे भी मैगी खानी है, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे मैगी खानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं, इंटरनल स्टिमुलस पे जो हमारे बेस्ड होगी वो हमारी मैचुरेशन होगी। कि इंटरनली मैचुरेशन, मुझे मेरी मसल्स कह रही हैं, ठीक है, कि डांस करना चाहिए, तो इंटरनली मुझे। और एक्सटर्नल कब होगा? एक्सटर्नल होगा कि मेरी सहेली नाच रही है वहाँ पे, तो तब मैं जाऊँ करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल होता है। तो मैचुरेशन हमारा बेस्ड होता है हमारे इंटरनल स्टिमुलस पे, ठीक है। तो
और मैचुरेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैचुरेशन का मतलब होता है जब आपकी जो मसल्स होती हैं उस चीज़ को करने के लिए अंदर से एक स्टिमुलस मिल रहा है, साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जो वर्ल्ड वाइड कॉमन है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन हर किसी भी देश में चले जाओ वो चीज़ सेम ही रहेगी कि 2 साल का बच्चा चलेगा तो चलेगा ही, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ थोड़ा लेट चलना सीखेंगे, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन जनरल हम जिसमें लेके चलेंगे। और लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है जो हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपने क्या सीखा। लर्निंग हमने पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा उस बाधा को पार करके जो आपने सीखा वो लर्निंग है। अब तोता जो है, तोते का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तोता उड़ रहा है, ठीक है, मैच्योर हो गया कि इस टाइम पे उसे उड़ना शुरू कर देना चाहिए और वो उड़ने लगता है। तो सारे तोते उड़ रहे हैं, किसी देश के तोते देख लो, लेकिन आप के यहाँ जो तोता है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, वो कुछ बोल के दिखा रहा है, मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है, राम राम बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो वो क्या है, उसने एक बाधा पार करी और उस बाधा को पार करके उसने बोलना सीखा, तो वो क्या हुई, वो लर्निंग हुई। तो जो लर्निंग में ना हमारी मैचुरेशन मदद करती है, एक बेस बनाती है हमारी मैचुरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 6 महीने के बच्चे को कहूँ कि चलो नाच के दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ। तो लर्निंग हमारी कब होगी, जब वो इंसान उतना मैच्योर हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 6 महीने के बच्चे को बोलूँ कि तुम टेबल सुनाओ, तो वो टेबल नहीं सुनाएगा क्योंकि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ। तो लर्निंग के लिए मैच्योर होना ज़रूरी है। और लेकिन एक्सेप्शंस कुछ हमेशा रहते हैं कि वो इतने मैच्योर नहीं होते लेकिन फिर भी उनकी लर्निंग हो जाती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके चलेंगे, हम जनरल व्यू हमेशा लेके चलते हैं। तो जैसे कि अब कोई भी प्लांट है, अब वो मैच्योर हो गया तभी तो वो क्या करेगा, फूल देगा ना, वो पहले तो देगा नहीं। तो ये क्या है, हमारी इसमें रिलेटेड होती है। बस आपको एक समरी के तौर पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समरी के तौर पे याद रखो, मेन इसका जिस्ट यही है। अब इसमें आ जाता है हमारी, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ है, बस आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसके अंदर याद रखना है। अब दूसरा इसमें आ जाता है मोटिवेशन। अब लर्निंग के लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेट आप कितना हो। कि अभी आप मान लो एक घर में रह रहे हो, ठीक है, रह तो अब भी रहे हो, आपको आपके घर में सारी बेसिक एमिनिटीज़ है अभी भी, लेकिन फिर भी आपका मन करता नहीं कि मुझे इससे और अच्छे घर में, क्या बड़े घर में रहना है, वहाँ पे अभी भी आपके घर का फर्श अच्छा है लेकिन आपका क्या, नहीं दूसरे वाला होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं, इसकी जगह मैं दूसरा एसी लगाऊंगा, ये करूँगा। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे मोटिवेशन पे बेस्ड होती हैं, अभिप्रेरणा पे बेस्ड होती हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो किसी चीज़ को करने के लिए। मोटिवेशन जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, इंसान अपना घर बनाते हैं, आप मोटिवेटेड हो कोई भी काम करने के लिए, तो ये क्या आएगा, आपकी अभिप्रेरणा में आएगा। अब मोटिवेशन जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है, आप अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया इसके बारे में, इंटरनल मोटिवेशन, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मतलब इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन यही होगी कि इंटरनल मोटिवेशन है कि भाई मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, इंटरनल मोटिवेशन। और उसके लिए मेरे लिए अभिप्रेरक का काम कौन कर रही है कि मुझे है कि मुझे पैसे दिख रहे हैं, मुझे सैलरी दिख रही है, तो ये क्या है, इंटरनल। और ये क्या है, हमारी सैलरी दिखना मुझे बार बार, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। या समाज सेवा दिख रही है, कुछ भी मान लो, हर इंसान के लिए अलग चीज़ मैटर करेगी। तो मोटिवेशन जो है वो हमारे व्यवहार को, लर्निंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, ठीक है। आप
किसी चीज़ को करने के लिए कितने आपके अंदर, जैसे कई लोग आपने देखे होंगे घूमना उन्हें पसंद है, मोटिवेशन होता है कि इंटरनली कि हाँ आज हम या आप दिल्ली में कहीं घूम रहे हो, आज घूमने चलते हैं, इंटरनली बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रही है उन्हें कि वहाँ जाके मैं बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक करूँगा या यहाँ वो देखेंगे। लेकिन वहीं आपने कोई दूसरे इंसान देखे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको नहीं पसंद होता घूमना, क्योंकि वो क्या इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। आप ज़बरदस्ती उन्हें ले भी जाओ किसी जगह पे, ना तो खाना पसंद करेंगे ना वो फ़ोटो खींचना पसंद करेंगे। तो हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग जो है मैटर करता है। तो अब इसके अंदर है ना, जो हमारे मोटिव्स होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। दो कैटेगरी क्या होती हैं, एक तो होती है हमारी प्राइमरी प्राथमिक अभिप्रेरक और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी अभिप्रेरक। तो अब इसको हम देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो, प्राथमिक अभिप्रेरक का मतलब होता है जो हमारी बेसिक नीड होती है। प्राइमरी या प्राथमिक अभिप्रेरक जो शारीरिक अभिप्रेरक होते हैं, जो मेरी बॉडी की नीड है। मेरी बॉडी की नीड है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, या मेरे को कोई दर्द है, मुझे दवा चाहिए, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम की ज़रूरत है, ठीक है, या किसी को वॉशरूम जाना है। ये सब मेरी बॉडी की नीड है जो मुझे फुलफ़िल करनी है। ये मेरी बॉडी की कि मेरे को ठंड लग रही है, मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये सब हमारे जन्म से ही इनका अस्तित्व होता है। ऐसा नहीं है ये अभी आई, जब मैंने जन्म लिया तभी ये सारी मेरे को गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो हर इंसान के अंदर होगी, वो मेरे से जुड़ी हुई हैं। ये होती है हमारी बेसिक मोटिवेशन, प्राथमिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी अभिप्रेरणा या हमारी सेकेंडरी अभिप्रेरक मनोविज्ञान या सामाजिक अभिप्रेरणा। क्या होती है? ये होती है जब हम किसी सोसाइटी में रहने लगते हैं और फिर हम संतुष्टि चाहते हैं। इसमें होता है इन अभिप्रेरकों को प्राप्त किया जाता है, अर्थात ये जन्म से विद्यमान नहीं होती। जन्म से मेरे अंदर नहीं है कि मुझे टीचर बनना है, जन्म से नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि जन्म में तो मेरे ये था कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे को रेस्ट करना है, ये सब थी। तो ये जन्म से विद्यमान नहीं होती। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के दौरान मनुष्य ये अभिप्रेरक भी प्राप्त करता है। जैसे अभी इसमें है कि मुझसे अपनत्व और प्यार का आवश्यकता है, कि मुझे कि प्यार की आवश्यकता है। ये मेरे जन्म से नहीं है, लेकिन ये क्या है, मैंने अपनी लाइफ में संतुष्टि के लिए सीखा कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे संरक्षण चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, लोग मुझे जाने, सब मुझे एक्सेप्ट करे, मेरी जो है शक्ति हो, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, मेरा हेल्थ अच्छे से रहे, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये और भी इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, रिकॉग्निशन मिले, मुझे पैसे मिले, हर चीज़। ये क्या है मेरी, ये हमारी सेकेंडरी और मनोवैज्ञानिक हमारी अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार होते हैं, दो भागों में हमने इसे बांटा है। एक तो होता है हमारा प्राकृतिक नेचुरल, जिसे हम इंट्रिंसिक यानी आंतरिक कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अप्राकृतिक यानी अननेचुरल, जिसे हम बाह्य या एक्सट्रिंसिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इंटरनल हम कई बार पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लो। अब इसमें है नेचुरल और इंट्रिंसिक, मतलब कि प्राकृतिक इच्छाएं और आवश्यकता जो है, जो जन्म से मुझे मिली, ठीक है, तो ये इसमें आ जाती है। मान लो जब कोई विद्यार्थी गणित की किसी समस्या को हल करने में आनंद प्राप्त करता है या किसी कविता के पाठ द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करता है, तब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। कि आप इन स्थितियों में प्रसन्नता का स्रोत क्रियाओं में ही निहित होता है, अर्थात विद्यार्थी स्वान्तः सुखाय की भावना की से गणित की समस्या हल करता है या कविता का अध्ययन करता है। सीखने में इस प्रकार की अभिप्रेरणा का वास्तविक महत्व होता है, क्योंकि इससे स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है।
और अंत तक बनी रहती है। आपने अपनी क्लास में कई बच्चे देखे होंगे, जैसे आप बोलते हो लेसन पढ़ना, भागे भागे आते हैं, मैं रीडिंग करूं, ठीक है। कोई कविता आप कहोगे कविता सुनाते हो तो भागे भागे कि मैं सुनाऊं। कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कहते हैं मैं सोल्व करूंगा। तो वो क्या है, वो इंटरनली मोटिवेटेड है, उन्हें उस काम को करने में आनंद मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वो उस अपने आप में उसका इंटरेस्ट होता है, खुशी होती है। तो ये क्या होते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड चाइल्ड होते हैं। आपको अपनी कक्षा में भी उनका रिकॉग्निशन करना चाहिए कि किस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आप एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराओगे आप उसके अंदर उसको डालो। जैसे आप फ्री पीरियड में आप कुछ करा रहे हो और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं गाना गाऊं, सॉरी, कि हम गाना गा के सुनाएं, हम कविता सुनाएं। तो ये सब क्या है, आपको बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है और फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी बच्चे जो हैं उनको डिवाइड करना है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि उस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाना है। और अप्राकृतिक क्या होगा, अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा अननेचुरल या एक्सट्रिंसिक होगी। इस अभिप्रेरणा में आनंद का स्रोत कार्य में निहित नहीं होता। ये नहीं होता कि मैं मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें निहित नहीं है, बल्कि इसके अंदर व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। अच्छे ग्रेड या मान के लिए काम करना, रोजी कमाने के लिए कोई शिल्प सीखना, प्रशंसा प्राप्ति के लिए काम करना, पुरस्कार या दंड से बचने के लिए काम करना, ये सारे इसमें आएंगे। जैसे आप में से जो कुछ बच्चे जो है ना, दो चीज उनके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं देश का भविष्य सुधारूंगी या सुधारूंगा, क्या कहते हैं, सरकारी स्कूलों की कंडीशन सुधारनी है। इन सब चीज़ों को लेके, यह सिर्फ सरकारी में नहीं, मुझे किसी भी स्कूल में पढ़ाना है, मैं एनजीओ में पढ़ा लूँगा, मैं क्या कहते हैं गली में पढ़ा लूँगा, छत पे पढ़ा लूँगा, कहीं जाके पढ़ा लूँगा। तो वो क्या है, वो इंटरनली मोटिवेटेड है, तो यानी वो इंट्रिंसिक। लेकिन आप जो अगर कर रहे हो कि अगर मैं सिर्फ सरकारी में लगूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, तो आपका पढ़ाना आपने उस गोल से रिलेटेड कर दिया कि मुझे ये करना है तो इसलिए करना है, मुझे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मुझे पसंद नहीं है लेकिन करने हैं क्योंकि मुझे पेपर में पास होना है, ठीक है। अगर मैं अच्छा डांस करूँगी, अच्छी कविता सुनाऊंगी तो वो ट्रॉफी मुझे मिलेगी, मैं रोज़ स्कूल जाऊंगी तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, या अगर मैं आज याद करके नहीं गई तो मैडम मुझे मारेगी, चाहे मैं रट्टाफिकेशन कर लूँ, मुझे कुछ समझ में आए या ना आए, या मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे तो मुझे एडमिशन मिलेगा, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो ये सब क्या होता है, हमारी अननेचुरल चीज़ें होती हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब इसके अंदर है हाउ डज मोटिवेशन इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन लर्निंग, कि अभिप्रेरणा सीखने को कैसे प्रभावित या निर्धारित करती है। कैसे हम बोलेंगे कि कैसे, अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसमें है, कैसे वो अफेक्ट करेगी। तो कैली ने कहा था कि सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशाली व्यवस्था में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है। हर प्रकार के सीखने में कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य चाहिए। कि उन्होंने बोला कि कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर अभिप्रेरणा मैटर करती है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है या एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। आप अभी पढ़ रहे हो क्योंकि आपकी ज़रूरत है कि नौकरी करना, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो, आपकी ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आप उस काम को कर रहे हो तो वो मैटर करता है। तो ये किसने बोला, ये हमारे कैली ने बोला था। अब इसके अंदर है अधिगम के निर्धारक के रूप में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात के समर्थन में कुछ मुख्य रूप से निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला तर्क क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है अपनाती है, वो होता है ध्यान और रुचि।
कि आपका सीखने में आपका ध्यान और रुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कि आपका ध्यान और रुचि दोनों के दोनों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको है याद रखनी है कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन और ध्यान, कंसंट्रेशन, ये सब मैटर करता है, तभी आप किसी चीज़ को सीख पाओगे, चाहे आप इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी मोटिवेटेड हो। अगर आपका ध्यान उस चीज़ में नहीं है लेकिन रुचि है कि आपको क्या है, खाना बनाना सीखना है, लेकिन अभी ध्यान नहीं है कि उसके अंदर कैसे मिर्च मसाले डाले जा रहे हैं, तो आपका काम नहीं, आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी ढंग से। या आपका ध्यान है लेकिन आपकी रुचि नहीं है, तब भी आप सीख नहीं पाओगे। तो आपके लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप क्या है, लर्निंग कर पाओगे। अब हर अवस्था में रुचि सीखने का केंद्रीय तत्व है और अभिप्रेरणा इसी तत्व के साथ संबंधित है। तो जो हमारा सेंटर है ना, अभिप्रेरणा, हर अवस्था में रुचि सीखने का केंद्रीय तत्व है, कि ये जो है हमारा मोटिवेशन, ये सेंटर है। जब आप मोटिवेटेड होगे तभी आप कुछ करोगे, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल डजेंट मैटर, इंटरनल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन केंद्र यही है, सेंटर यही है। जब ये सेंटर होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो क्रो ने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करने के साथ संबंधित है और इस सीमा तक सीखने की बुनियाद है। यानी कि मोटिवेशन इज कंसीडर्ड विद द अरोजल ऑफ इंटरेस्ट, कि किससे कंसीडर की जाती है, कि आपका अरोजल ऑफ इंटरेस्ट कितना है सीखने में, टू दैट एक्सटेंट इज बेसिक टू लर्निंग। अगर आप सिंपल भाषा में और शब्दों में देखें तो यही हमारा क्या है, अभिप्रेरणा में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लक्ष्य की पूर्ति करना है, उसका प्रयोजन करना है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, आपका मन, वचन, कर्म, व्यवहार, हर चीज़ में क्या है, आंतरिक रूप से ये हमारे मदद करती है। अभिप्रेरणा की तरह किसी व्यक्ति में ऐसे तनाव या लक्ष्य प्राप्ति, अगर मान लो कि किसी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करता है, वो टेंशन में आ जाता है। आप मान लो बार बार फेल हुए जा रहे हो, तो अब क्या है, आप टेंशन में आ जाओगे, तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपका बिहेवियर वैसे चैनलाइज नहीं हो पाएगा जितने आप इंटरेस्ट से आप पहले काम कर रहे थे। मान लो आप में से कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं और पहले वो पेपर की कई बार तैयारी कर चुके हैं और हर बार वो फेल हो जाते हैं, तो इस बार भी कई बच्चे पहले से ही उसमें ना कर तो रहे, लेकिन उनमें से कुछ में ये होगा कि कर तो रहे हैं लेकिन है ना टेंशन भी है और इंटरेस्ट भी है ना इतना है नहीं, उनको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि अब भी फेल हो जाऊंगा, तो ये वाली चीज़ उनमें आ जाती है क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन उनको चाहिए होती है दोबारा से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब तत्परता होना भी बहुत लर्निंग में ज़रूरी है। ये क्या है, हमारी रेडीनेस, कि आप उस चीज़ को करने के लिए कितने तैयार हो, क्या आपका, और तत्परता ये नहीं कि आप फिज़िकली वहाँ बैठे हो, आपको फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से वहाँ पर अपना 100% देना है, तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे। कि आपने अब आप क्लासरूम में गए, देखा आप कुछ पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए टीचर से कहा जाता है बीच बीच में क्वेश्चंस अराइज करो, पूछो, जिससे कि पता चले कि बच्चे जो है मेंटली रूप से यही क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ आप ही बोलते रहोगे, बच्चे सुनेंगे ही नहीं, तो बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वो अपने कार्टून के बारे में सोच रहे हैं, कि कार्टून या खाने के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप रेडीनेस टीचर में भी है और बच्चों में भी, अगर आप में रेडीनेस है कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चे भी रेडी रहेंगे कि कहीं मैडम मुझसे ना पूछ ले। ठीक है, तो वो भी पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और आप पे और उस टास्क पे ध्यान देंगे। तो तत्परता लर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तत्परता के नियम को थ्रोनडाइक ने दिया था। थ्रोनडाइक की थ्योरी को हम नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी, यूनिट 2 में ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो उन्होंने बोला था कि रिलेशनशिप की लर्निंग जब भी अच्छी होगी जब वो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली रूप से उस जगह पर प्रेजेंट है। वो सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं, आप कहीं भी देख लो, किसी भी जगह देख लो, अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो तभी आप लर्निंग कर पाओगे। तो इसमें उन्होंने थ्रोनडाइक ने अपने प्रयोग किए थे, ठीक है। तो वो प्रयोग इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि जिसमें थ्योरीज दी हुई है। तो अब इसमें तत्परता में यही आपको ध्यान रखना है कि तत्परता में कि आप उस चीज़ को करने में आपको रुचि मिल रही है, ठीक है। आप मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है, मेट्रो में गए, अब आप क्या है फिजिकली और मेंटली रूप से उस चीज़ को देखने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है। आप प्रेजेंट हो, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, फिजिकली भी आप ढंग से खड़े हो, तैयार हो, ठीक है, आप देख रहे हो, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये क्या है लर्निंग के लिए रेडीनेस है, ठीक है। या आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ भी सीखने जा रहे हो, तो ये क्या है मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहना ही हमारी तत्परता है जिसमें लर्निंग हो पाएगी। तो अब इसके अंदर है, इसमें तत्परता अधिगमकर्ता को सीखने के प्रति क्या करती है, अगर आप तत्पर हो तो आप आकर्षित करती है वो चीज़ सीखने के लिए, आपकी रुचि को बनाए रखती है कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपको जो लक्ष्य है आपका उसके ऊपर निर्देश देती है, आपको प्रयोजन बनाने में हेल्प करती है, मोटिवेशन में बहुत सहायता करती है। आप मोटिवेटेड हो तो आप तत्परता है, आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आप सजग रहते हो, आप क्रियाशील रहते हो, आप चुस्ती फुर्ती आपके बॉडी पे रहती है कि हाँ अब ये करना ही है, आप तत्पर हो हर चीज़ें सीखने के लिए, आप अपना ध्यान बनाए रखते हो, आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद करते हो, आपका जो दृष्टिकोण होता है जो तत्पर रहता है ना चीज़ों को सीखने के लिए, उसकी थॉट्स भी पॉजिटिव होती है, वो हर चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसमें आत्मविश्वास होता है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है, उसकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होती है कि अब की बार फेल हो गया तो डजेंट मैटर, मैं दोबारा कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ, अगली बार पास हो जाऊँगा। तो अब ये है उनमें उत्साह की भावना, उनमें उत्साह रहता है, उनमें आशा रहती है, एक होप रहती है कि हाँ ये होगा, बच्चों में जोश भरा रहता है। तो इसलिए जो टीचर होना चाहिए ना, टीचर को रोतड़ू नहीं होना चाहिए, उसे अपने क्लास में जाना चाहिए, अपने घर की परेशानियां छोड़ के, अपनी परेशानियां छोड़ के उसे अपने क्लास में जाना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर पहले से परेशान है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, उसके पर्सनल मैटर हो सकते हैं, और वो वैसे क्लास में जाएगा तो बच्चों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड वो क्रिएट कर देगा। तो अपनी परेशानियां साइड में रख के टीचर को एंटर करना चाहिए क्लास में और बच्चों से इन्वॉल्व रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। जब टीचर खुद रेडी होगा हर चीज़ें करने के लिए, पार्टिसिपेट पूरा दिखाएगा, पार्टिसिपेशन, तो बच्चे भी हर चीज़ें करने के लिए तैयार होंगे। तो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, अधिगम जो है वो अच्छे से होगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर से यूनिट समझ में आई हो। तो इस यूनिट के, इस बुक में 4 यूनिट है, 1 यूनिट आज हमने कर ली है, तो आपको 3 वीडियो और इसकी मिलेगी और आपकी ये वाली बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।